नावल मोहब्बत मन महरम, जिसकी राइटर है सुमेरा हमीद। इसकी ये 9वीं एपिसोड है। और नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चंद कानूनदानों के बयानात और सेंटर्स के शोर मचाने पर इतना ज़रूर हुआ कि ऐसे केसों की समाअत में तेज़ी आ गई। वैसे भी वो सालों से बंद थे, उन्हें अब सज़ा सुनाई जानी थी या रिहा कर दिया जाना था। अदन और उस जैसे चंद और लोग बाहर रहकर केस लड़ सकते थे, लेकिन वो अमेरिका से बाहर नहीं जा सकते थे। केस की समाअत में तेज़ी आते ही अजीज़ ने जान लगा दी थी। वो एक बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान था और हकीकतन अदन के लिए परेशान था। उसे मालूम था कि लालच में उससे गलती ज़रूर हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ ये सब किया जाए। उसे उम्मीद थी कि जल्दी उसका मुकदमा भी ख़त्म हो ही जाएगा। फ़िलहाल यही बहुत था कि वो बाहर आ चुका था। अदन ने अजीज़ की बहुत मिन्नत समाजत की कि वो उसे उफ़क़ के बारे में बताए, लेकिन अजीज़ ने साफ ला इल्मी ज़ाहिर कर दी कि वो उस बारे में कुछ नहीं जानता। अदन को यकीन नहीं आ रहा था। अजीज़ ने उसके लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया। पाकिस्तान में वो सबसे बात कर चुका था, अब उसे सिर्फ बात करने के लिए उफ़क़ चाहिए थी। वो उस ह्यूमन राइट्स के अदारे के दफ्तर आ गया जिसका नुमाइंदा उसे सेल में आकर मिला था। बज़ाहिर वो उनका शुक्रिया अदा करने गया था, लेकिन बातों ही बातों में वो मालूमात लेता गया। उनके पास अदन का केस लेकर कौन आया था, उसे मिस्टर जीन और उनके NGO के बारे में बताया गया। उफ़क़ के बारे में भी बताया गया। मिस्टर जीन के NGO की वेबसाइट पर उसे चंद माह पहले हुए फ़ंड रेजिंग इवेंट के बहुत सारी तस्वीरें मिली। उसे बताया गया था कि उफ़क़ ने उनके NGO के लिए काम किया है, उनके लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए हैं। मुख्तलिफ वेब पेजेस का जायज़ा लेते उसकी नज़र उस पेज पर भी पड़ी जिसमें फ़ंड रेजिंग में अच्छे स्कोर लेने वालों के नाम और उनके जमा किए गए फ़ंड्स की निशानदेही की गई थी। बहुत से नामों में एक नाम उफ़क़ का भी था। एक तरफ उसकी पेश की गई ब्रांचेस का नाम दर्ज था, ब्रैकेट में मुल्क और शहर का नाम दर्ज था। अदन ने सर्च इंजन में चीज़ की वेबसाइट निकाली और जहाँ जहाँ ब्रांचेस मिल सकती थी वो पते भी। उनमें से एक पता बोस्टन के एक स्टोर का था जहाँ से उस ब्रांड को ख़रीदा जा सकता था। वो बहुत खुश था, उसने उसे ढूंढ लिया था। अब वो उफ़क़ को सरप्राइज़ देना चाहता था। एक बार स्टोर जाकर उसने तस्दीक कर ली थी कि वही उफ़क़ है। उसे बताया गया था कि वो 2 या 3 दिन बाद वहाँ का चक्कर लगाती है। राब्ता नंबर के तौर पर उसे पाकिस्तान में मौजूद ऑफिस का कार्ड ही दिया जा रहा था। वो मुसलसल 2 दिन वहाँ जाता रहा। वो करीबी रेस्टोरेंट में बैठ जाता जहाँ से वो स्टोर पर नज़र रख सकता। सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता। सालों बाद वो उसे देखने जा रहा था, उससे मिलने जा रहा था। उसने उसकी ज़िंदगी बचा ली, उसे बाहर निकाला। उस पर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया। ऐन मरने के वक्त उसे ज़िंदगी की नवीद दी। उसका अस्पताल ज़ब्त कर लिया गया था, डॉक्टरी लाइसेंस मंसूख कर दिया गया था। उसकी सेहत, उसका मर्दाना हुस्न, वजाहत, सब कुछ तबाह हो चुका था। रिश्ते और रुतबे के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। शुरू के सिर्फ 2-2.5 सालों में ही उसकी हिम्मत पस्त हो चुकी थी। मारिया जिस तरह उसे छोड़ गई थी, उसने अपना सर दीवारों पर मारा। वो उसे छोड़ गई थी, लेकिन उसकी थोड़ी मदद तो कर देती। वो अमेरिकन थी, वहाँ पैदा हुई थी, उसके लिए बहुत कुछ कर सकती थी। उल्टा उसने तलाक ले ली और उसका ससुर, जिनकी गंदी बेटी की वो चौकीदारी करता रहा, एक बार आकर उससे मिला तक नहीं। वो दिनों उन दोनों को गालियाँ देता रहा। वो उन्हें बदजात समझता रहा। वो अदन के लिए कैसे बेगैरत थे जिनमें नाम की भी गैरत नहीं थी। नाइट क्लब में डांस करने वाली डांसर भी उसके नज़दीक मारिया से ज़्यादा शरीफ और काबिल इज़्ज़त थी। उसे एहसास हुआ कि वो दरअसल अपने पैमाने से गिर गया था। उसका पैमाना सिर्फ उफ़क़ थी। जहाँ उसने कॉलेज की बहुत सी जान छिड़कने वाली अमीर ज़ादियों को लिफ्ट नहीं करवाई, वहाँ उसने ये लिफ्ट सिर्फ उफ़क़ को करवाई थी। उसने फाश गलती की जो वो बहक गया, जबकि उसने सोच ही लिया था कि उसे उफ़क़ से ही शादी करनी है। वो अच्छे खासे महंगे प्राइवेट अस्पताल में नौकरी कर सकता था, अपना क्लिनिक बना सकता था। बेहद पुरअसाइश ना सही, आरामदा ज़िंदगी ज़रूर गुजरती, लेकिन यह आरामदा ज़िंदगी उसे अमरीकी चंद फिटी सेल में बैठकर दिखाई दी। जब वो यहाँ नहीं था तो उसे डबल स्टोरी अस्पताल बना बनाया बोस्टन में नज़र आ रहा था। आगा के स्टोर की चेन नज़र आ रही थी। गुलाम अली गुलाम को आगा के ज़ाती तैयारी के मालिक होने का गुरूर तोड़ना था। उन्हें उस शख्स आगा से शदीद नफ़रत थी। उस शख्स ने हमेशा उन्हें हर मैदान में पीछे छोड़ा था। कमीना, अय्याश, उल्लू, बेगैरत, वो उसे बहुत से नामों से याद करते। लॉस वेगस में वो जा जाकर क्या करता है? एक दिन गुलाम अली ने बहुत राजदारी से अज़बिक बीवी कान भरने चाहे। वो पहले तो अपने शौहर की तरह सुनती रही। वो एक माहिर जुआरी थी।
یہ میں جانتی ہوں، باقی کی معلومات مجھے کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ ہیں۔ مطلب آئندہ اپنی بکواس بند رکھنا۔ تب اسے ماریہ جنت نظیر نظر آئی، جو حور بھی تھی اور ایک دنیاوی جنت کی مالک بھی۔ تب کیوں سب ٹھیک لگتا تھا، اب اسے سب کیوں برا لگ رہا تھا؟ عدن یہ بات نہیں جان سکتا تھا۔ وہاں وہ دن رات ایک ہی کام کرتا، وہ افق کو یاد کرتا۔ ان دنوں اس پر افق کی محبت کا بھوت طاری ہو گیا۔ اسے اس کے نام کے دورے پڑتے، وہ یہی تانے بانے بنتے رہتا کہ اگر وہ آج یہاں نہ ہوتا تو ایک گھر میں افق کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا، اس کے بچے ہوتے، بے حد محبت کرنے والی بیوی ہوتی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ زندگی میں ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، سکون اور محبت۔ اسے یاد آتا تھا کہ وہ اس سے کتنی بے لوث محبت کرتی تھی، ایسی محبت جو کچھ مانگتی نہیں پر دے سب دیتی ہے۔ اتنی اچھی پلاننگ میں یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ اپنے بال نوچتا۔ جب سب افق کے ساتھ سارے منصوبے بنا چکا تھا تو وہ سب کیوں نہ مضبوط رہا؟ اتنے سالوں میں غلام علی نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ آسٹریلیا میں پڑھنے والا اس کا چھوٹا بھائی حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی تباہ ہو چکی تھی۔ غلام علی کے پیسے کے کنویں خالی ہو رہے تھے، ان گزرے سالوں میں ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، فیکٹریاں نقصان میں ہی جا رہی تھی، قرضوں کی قسطوں کی ادائی نہ ہو سکی، سود در سود بڑھ گیا۔ یہ کھیل غلام علی کے ہاتھوں سے نکل گیا اور دونوں فیکٹریاں بینک نے ضبط کر لی۔ جس فیکٹری میں آگ لگی تھی اس سمیت بینک نے فیکٹریاں نیلام کر دی۔ غلام علی کے پاس ایک چھوٹی 3 کلیان کی فیکٹری ہی بچی۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے وہ مرسیڈیز چلاتے چلاتے سائیکل پر آ گئے ہوں۔ لاہور DHA کا بنگلہ بھی بک چکا تھا، سیالکوٹ کا ہی گھر بچا تھا، فارم ہاؤس پر بھی مزید قرضہ لے لیا گیا تھا۔ غلام علی چاہتے تھے کہ وہ بس جلد سے جلد واپس آ جائے۔ اب بھی وہ اسے ایک چھوٹا سا اسپتال تو بنا کر دے ہی سکتے ہیں۔ اسپتال کے کاروبار میں اتنا منافع ہے کہ دنوں میں ہی ان کا نقصان پورا ہو ہی جائے گا۔ پھر تو وہ امریکن ڈاکٹر بھی ہے۔ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ اتنے سال اس نے امریکہ میں پریکٹس کی ہے، امریکیوں کا علاج کرتا رہا ہے۔ پاکستان میں انہوں نے اس کے جیل جانے کی خبر کو سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ فیکٹری بیچ کر اسے ایک بڑا ہسپتال بنا دیں گے، اور نہیں تو چھوٹے چھوٹے 2-3 ہی بنا لیں گے۔ غلام علی نے بہت اعلیٰ منصوبے بنا رکھے تھے۔ حالات یہی رہے تو ہم فٹ پاتھ پر آ جائیں گے۔ 12 کنال کے گھر میں رہنے والے غلام علی کو فٹ پاتھ کے نام سے ہی نفرت تھی، جبکہ یہی فٹ پاتھ گاہے بگاہے انہیں خواب میں دکھائی دیتا تھا۔ تم بھاگ نہیں سکتے وہاں سے، کوئی ایجنٹ ڈھونڈو عدن، کوئی تمہیں کینیڈا کے راستے یا برازیل کے راستے نکال سکے۔ میں یہاں بھی ایسا ایجنٹ ڈھونڈ رہا ہوں، تم بھی کوشش کرو۔ سنا ہے یہ سیاہ فام بہت طاقت ہے ان کاموں میں، بہت سو کو امریکہ لے آتے ہیں غیر قانونی۔ اس نے سنتے ہی صاف صاف انکار کر دیا۔ میں دوبارہ پھنس جاؤں گا اگر ایسے بھاگتے پکڑا گیا تو۔ اس کا شک یقین میں بدل جائے گا، وہ مجھے دہشت گرد ہی سمجھ لیں گے۔ میں مر جاؤں گا یہیں مقدمہ بھگتتے بھگتتے، لیکن دوبارہ جیل نہیں جاؤں گا۔ مرد بنو عدن، زندگی میں خطرات مول لینے ہی پڑتے ہیں۔ میں سوئی چبھنے جتنا خطرہ بھی مول لینا نہیں چاہتا۔ صاف انکار۔ اتنے ڈرپوک ہو تم؟ انہیں غصہ آ گیا۔ جیل میں رہا ہوں، پولیس والوں کی شکل دیکھتے ہی جان نکل جاتی ہے۔ امریکہ کا پانی پی کر تم بزدل بن گئے ہو، وہ اسے اکسا رہے تھے۔ امریکہ نہیں، جیل کا پانی پی کر۔ مرد ہی جیلوں میں جاتے ہیں، پھر وہی مرد کسی اور قابل نہیں رہ پاتے پاپا۔ انہوں نے فون ہی بند کر دیا۔ ایک طرف اس کے آنے کی خوشی، دوسری طرف اس کی بزدلی پر افسوس۔ اس کی ہائی فائی فیشنیبل ماں ڈپریشن کی مریضہ بن چکی تھی۔ وہ روتی پہلے تھی، بات میں کرتی تھی۔ اس کی بہن نے یونیورسٹی کے ایک لوور مڈل کلاس لڑکے سے خود ہی شادی کر لی تھی اور آج کل وہ دبئی میں تھی۔ غلام علی کو ایک عرصہ منانے کے بعد اس نے اس لڑکے سے خود ہی نکاح کر لیا۔ اس کے باپ کے پاس دولت کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تھی دی جانے کے لیے، اور اس کے پاس دولت کے علاوہ ہر دلیل تھی اس لڑکے کے حق میں دیے جانے کے لیے۔ اسے اپنی بہن کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے خود پر افسوس ہوا، کاش وہ بھی اپنی بہن کی طرح کا ہی ہوتا۔ رہائی کے تیسرے روز رات کے وقت اپنے فلیٹ میں اندھیرا کے وہ آخری بازی ہارا شخص بنا بیٹھا تھا۔ سود و زیاں کا حساب وہ جیل میں ہی لگا چکا تھا، ماریہ سے لے کر اپنی ڈاکٹری تک، غلام علی سے آغا تک۔ اس نے ہر چیز کی گنتی کر لی تھی، اسے سب مایا اور کھوکھلا نظر آ رہا تھا، سب بیکار۔ اسے بہت احساس ہوا کہ زندگی کی اصل کامیابی، اصل اور کھرے انسانوں کا حاصل کرنا ہے۔ انسانی تعلقات میں اول آنا ضروری ہے، جذبوں اور سچائی میں اول۔ وہ جان گیا کہ برے وقت میں انسانوں کو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے انسان کی۔
कैद के अरसे में वो ऐसे कान में दबा रहा जहाँ उसे कोयले और हीरो की पहचान मिली। ताउम्र उसने कोयलों से ही खुद ही को सियाह किया था, हीरे को तो उसने ठोकर मारने की भी जहमत नहीं की थी। उफ़क़ को, ताहा को, उसकी बहन फ़िज़ा को, अपने स्कूल दोस्त ताहा की बहन फ़िज़ा को अपने पीछे पागल कर दिया। आज वही ताहा अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ीली अदारे का हेड था। उसकी बहन जिसने आदन के लिए नींद की गोलियां खा ली थी, रेड क्रॉस के लिए काम करती थी, वो 4 दोस्त जो उसके साथ DHA के बंगले में रहते, वही ईगल ग्रुप के मेंबर्स आज बड़े बड़े डॉक्टर बन चुके थे। एक तो अमेरिका में ही हार्ट सर्जन था। ग़ुलाम अली ने ताउन के लिए जब राब्ता किया तो उसने साफ इनकार करने की जहमत भी नहीं की और आइंदा से उनका फ़ोन सुनना ही बंद कर दिया। तो ऐसी सूरत हाल में इस सब हिसाब किताब में उसके पास उफ़क़ ही बची थी। NGO के नुमाइंदे से उसके बारे में जानकर पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि नीले गुंबद में रहने वाली बमुश्किल FA पास लड़की ने इतनी बड़ी NGO को हरकत दे दी है। उसने बार बार नुमाइंदे से पूछा कि क्या वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की उफ़क़ की बात कर रहा है, तो उसने बताया कि हाँ, यही लड़की उनके दफ्तर में आई थी और उसके बारे में बता कर गई है। उस रात अदन ने ये नहीं सोचा था कि वो कैसे इतनी कामयाब हो गई। उसने सिर्फ इतना सोचा कि उसके लिए उफ़क़ इतनी फ़ाल हो गई। वहीं निकलते ही वो अब उससे शादी कर लेगा। उसने और उफ़क़ ने बहुत इंतज़ार कर लिया। बस उसकी मीठी आवाज़ और भोली सूरत याद आई। शराफत से झुका उसका सर और मोहब्बत से भरा उसका दिल। अब ये दिल किसी और का नहीं। कॉलेज से सीधा वो स्टोर आ गई। कोई आपके बारे में पूछ रहा था, स्टोर के वर्कर ने उसे बताया। कौन था? नाम नहीं बताया, सिर्फ पूछ रहे थे। ऑर्डर देना था। मैंने ऑर्डर का पूछा तो मुस्कुराने लगे। पूछ रहे थे कि आप कब कब आती हैं। मैंने कार्ड दे दिया आपके हेड ऑफिस का। कुछ ही देर में वो स्टोर से बाहर आ गई। जब किसी ने आकर उसकी आंखों पर हाथ रखा, फरजाम, ऐसा सिर्फ वही कर सकता था। ये फरजाम कौन है? हाथों को फ़ौरन हटा लिया गया। आवाज़ पर वो ऐसे पलटी जैसे सांप ने काट मार लिया हो। जिस पर उसकी नज़र पड़ी वो हड्डियों का ढांचा, शानदार इमारत का बदनुमा खंडर बना अदन था। उसकी सुर्ख और सफ़ेद दूधिया रंगत लंबे अरसे से गुर्दों के आर्ज में मुब्तला मरीज़ सी बदरंगी और गदमैली हो चुकी थी। थोड़ा बहुत जो गोश्त जिस्म पर बचा था वो ढलती उम्र के बीमारी ज़दा मर्द के झुर्रियों भरी खाल जैसा था। अपने वक्त का शायकार अदन उर्फ आमान खनरात बना खड़ा था। ये फरजाम कौन है उफ़क़? उसने दोबारा पूछा। कौन था जो इस तरह उसकी आंखों पर हाथ रख सकता था, और कौन था जिसके हाथ रखने पर उफ़क़ को कोई एतराज़ नहीं था? वो सुबह से उसका यहाँ आकर इंतज़ार कर रहा था। रेस्टोरेंट स्टोर के सामने था, लेकिन सड़क पार करके कई बार वो स्टोर के करीब भी चला गया था। रेस्टोरेंट ओपन था और दिन के शुरू में वहाँ ज़्यादा रश नहीं होता था। उसकी नज़र एक तरफ उठी। उसे गुमान हुआ कि ये उफ़क़ ही है, लेकिन उसे यकीन नहीं आया कि क्या ये उफ़क़ ही हो सकती है। वो कप आइसक्रीम खा रही थी। नीले रंग की पेंसिल जीन्स पर उसने मशरक़ी तर्ज का कुर्ता पहना हुआ था। हल्के खाकी कुर्ते पर उसने गहरे सुर्ख रंग का स्कार्फ गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था। बाल खुले हुए थे और बालों में सुर्ख ही हेयर बैंड लगा हुआ था। दोनों कानों में एयरफोन फिक्स थे और कप से चम्मच से आइसक्रीम निकाल कर खाते हुए वो हंस रही थी। वो यकीनन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं तुम्हारे आस पास ही हूँ, फरजाम कह रहा था। कोई नहीं। उसने आसपास देखा। गर्दन घुमाओ मत ना, उसे ज़रा सा झुका लो। वो हंसी। वो समझ गई उसके पास चंद मिनट ही थे बात करने के लिए। अदन को यकीन नहीं आ रहा था कि वो यकीन करे सुर्ख स्कार्फ में जो लड़की शरारती चाल चलती जा रही है वो उफ़क़ ही है। इतने सालों में क्या उसने सिर्फ यही एक काम किया है कि वो और से और खूबसूरत होती गई? इस बार उसने अपने साथ क्या किया? क्या वो इतनी खूबसूरत हो गई, इतनी पुरअतमान? बोस्टन की सड़क पर वो ऐसे चल रही थी जैसे बोस्टन में ही पैदा हुई है। चादर का कोना मुंह में दबाकर, सर को झुकाकर पैदल चलने वाली। उसे देखकर लग रहा था कि उसे कोई फ़िक्र नहीं, कोई गम नहीं। अदन का तस्वुर ज़रा उलट था। उसमें एक तस्वुर गालिब था कि वो उदास आंखें लिए हर तरह से बहुत उदास होगी, अपने आमान से दूर, उसकी जुदाई में घुलती, उसके प्यार के लिए तड़पती। उफ़क़ अब्दुल कुद्दूस। वो चलकर स्टोर के पास ही आकर खड़ा हो गया। उफ़क़ ने नफ़रत से उसे देखा। अदन उस नज़र पर हैरान रह गया। हु आर यू? उस सवाल पर भी हैरान रह गया। मैं कौन हूँ? उसने हंसने की सिर्फ कोशिश ही की। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगला सवाल पहले से भी बुरा था, अंदाज उससे भी बदतर। साथ ही वह अपने बैग में से कुछ ढूंढने लगी। मोबाइल हाथ में निकाल कर पकड़ा। अदन उसे देखता ही रह गया। तुम पुलिस को फ़ोन कर रही हो? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब उफ़क़ कर रही है।
आई एम सॉरी उफ़क, ऐसे तो ना करो। फ़ोन को हाथ में पकड़े पकड़े ही उफ़क ने उसे देखा। तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? कहना तो वो ये चाहती थी कि तुम बाप बेटे ने मुझे समझ क्या रखा है। मैं फिर से सॉरी कहता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसके अंदाज़ और कड़े तेवरों पर वो बुरी तरह से उलझ गया। साथ ही उसकी आवाज़ रुंध गई, आंखों में नमी नज़र आने लगी। उफ़क को बड़ा तरस आया। क्या चाहते हो डॉक्टर अदन? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें शुक्रिया कहने आया था। फ़िलहाल वो ये कह ही ना सका कि तुमसे फ़ौरी शादी करने के लिए आया हूँ। जो उफ़क अब उसके सामने खड़ी थी, वो चादर का कोना मुंह में दबाकर बैठी उफ़क नहीं थी। क्यों? उफ़क ने हैरान होने की कमाल अदाकारी की। मुझे मालूम था कि तुम ही मुझे आज़ाद करवाओगी। मैंने क्या किया है? तुम जेल में थे क्या? अदन उस पर उलझ गया। इतनी बड़ी NGO का नुमाइंदा तुमने ही तो भेजा था मेरे लिए। मेरे पास मार्श नाम था उसका। मैंने तुम्हारे पास कोई नुमाइंदा नहीं भेजा था, उसने खुद मुझे तुम्हारा नाम बताया था। तो तुम भी जेल में थे, वो तुम्हारे पास भी चला गया। अदन और उलझकर उसे देखने लगा। NGO जिन लोगों के लिए काम कर रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि उनमें तुम भी हो। हमने अरब, बांग्लादेश और चंद दूसरे मुल्क के लोगों के लिए थोड़ा सा काम किया था और बस। उफ़क ने कंधे उचकाए। तुम झूठ बोल रही हो। अदन को यकीन ही नहीं आया। तुम क्या समझ रहे हो? मुझे इससे मतलब नहीं है। तुम ऐसे क्यों कर रही हो उफ़क? वो फिर से रो देने के करीब हो गया। कैसे? अछूती हुई अजनबी क्यों बन रही हो? इतने सालों बाद मिली हो, कोई हाल अहवाल पूछो, कोई बात करो। मैं पागल हो रहा था तुमसे मिलने और तुम्हें देखने के लिए। तुमने कहा तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना था, जब कुछ किया ही नहीं तो शुक्रिया कैसा? उफ़क ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। तुम झूठ बोल रही हो, साफ झूठ। तुम तो झूठ बोलते ही नहीं उफ़क। अब क्यों? मैं जानता हूँ तुम नाराज़ हो मुझसे। इस सब पर उफ़क का जी चाहा कि वो धक्का देकर उसे सड़क पर गिरा दे। अब ये शख्स उससे और क्या चाहता है? उसकी सब खूबियों को जानते हुए भी छोड़ गया, तो अब और क्या चाहता है? ना चाहते हुए भी उसके हाथों उसकी मदद हो गई। उस मदद को उसने इंसानियत के खाने में लिख दिया, अदन के खाने में नहीं। हमने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। अदन की अगली बात उफ़क को चाटे की तरह लगी। कौन सी मोहब्बत? उफ़क का सर घूम गया। अब ठीक ठीक अंदाज़ा हो रहा था कि ये सब ठीक नहीं हो रहा था, शायद बहुत गलत होने जा रहा है। हमारी मोहब्बत? उसने बड़े धड़ल्ले और जोश से कहा। डॉक्टर अदन, ज़बान संभाल कर, उसने उंगली उठाकर तंबी की। मेरी मोहब्बत मेरा शौहर है और बस। उस चक्कर को जिसमें मुझे फंसाया था, उसे मोहब्बत का नाम मत दो। कैद से पहले तुम दहशतगर्द हो। उस पर आसमानी बिजली बनकर गिरा था। रिहाई के बाद मेरी मोहब्बत, मेरा शौहर वही बिजली बनकर उस पर गिरा। हैरानी, सदमा, खौफ, लाचारी, बेबसी, दुख सब आगे पीछे उस पर वार हुए। जब उसे मार्श ने उफ़क के बारे में बताया तो वो यही समझा कि किस्मत उफ़क पर मेहरबान हो गई है और उसने किसी न किसी तरह अपनी तरक्की कर ली है कि वह अमेरिका तक आ पहुंची है। तुमने शादी भी कर ली उफ़क? ये बाजी भी हाथ से गई। अदन का ये सवाल ऐसे था कि तुमने तो मुझे मौत की ही सज़ा सुना दी। उसका गदमैला रंग सियाह पड़ गया, 2 आंसू आंखों से निकले। एक बार फिर से उफ़क को उस पर तरस आया। क्यों ना करती? उसने बहुत एतमाद से पूछा। अदन को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था कि वो उसका गिरबान नहीं पकड़ रही थी, कोई सवाल नहीं कर रही थी। उसने बमुश्किल सर को हिलाया। हाँ, करनी चाहिए थी। उसकी तरफ से पीठ मोड़कर वो मुखालिफ सिमत में चलने लगा। दोबारा कभी मेरे रास्ते में ना आना। उफ़क की आवाज़ उसके पीछे आई। उसने तायद में सर को हौले से हिला दिया। अब वो ऐसे इंसान की तरह सड़क पर चल रहा था जो न किसी मैदान का खिलाड़ी था, ना ही तमाशाई। दुनिया के सभी खेल तमाशे उसके लिए ख़त्म हो गए। बेनाम कदम ही उठेंगे अब, जो कहीं भी रुक जाते हैं और किसी सिमत भी नहीं जाते। सारी रात वो सड़कों पर गश्त करता रहा, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर रोता भी रहा। दरअसल अभी वो सही मायनों में खाली हाथ हुआ था। उफ़क के अब कभी ना मिलने पर उसे असल दुख अभी हुआ। वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है, उस पर ज़्यादा हुआ। हाँ, सिर्फ शौहर। उसने अपनी नम आँखें दाएं हाथ की हथेली से साफ़ की। वहशत ज़दा पागल आँखें जो सदमे और दुख में जामिद भी हो जाती हैं और तेज़ी से फड़फड़ाने भी लगती हैं। वही नफसियाती दौरे की कैफियत जो उसे कैद के दौरान पड़ते थे। इतना रोकर, इतना पछता कर भी अदन रोज़ स्टोर के करीब चला जाता। 2, 4, 6 दिन
उफ़क़ वहाँ आई नहीं। अदन को हंसी आई। वो उससे डर रही थी। एक हफ्ते बाद वो थोड़ी सी देर के लिए आई और चली गई। फासला रखकर अदन उसके पीछे पीछे उसके घर तक जा पहुँचा। फिर वो रोज़ उसके घर तक जाने लगा। वो उसके शौहर के इंतज़ार में था। उफ़क़ अकेली ही घर से बाहर निकलती नज़र आती। वो समझ गया कि उफ़क़ ने उससे झूठ बोला कि वो शादीशुदा है। क्यों बोला है ये पूछने के लिए वो उसके साथ साथ कॉलेज आ गया। उस पर नज़रें पड़ते ही उफ़क़ का रंग फीका पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा उफ़क़, तुम मुझसे इतना कतरा क्यों रही हो? मैं वही अमान हूँ जो तुम्हारी जान है। अदन ने कॉलेज की तरफ जाती सड़क पर उसे जा लिया। उफ़क़ ने सख्ती से अपने लब भींचे और ऐसे जाहिर किया कि ना उसे जानती है ना ही उसे सुन रही है, और तेज़ तेज़ चलने लगी। तुम इतना सख्त नाराज़ हो मुझसे? मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया इसलिए मैं हालात में फंस गया था, तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। तुम मेरी बात तो सुनो। तुम इस तरह मुंह मोड़कर कैसे मेरे बगैर रह सकती हो? उफ़क़ के तन बदन में आग लग गई। यह शख्स कितने मज़े से उससे झूठ बोल रहा था। कैसे हालात? उसने पूछा। मैं अमेरिका नौकरी के लिए आया था। मुझे अचानक आना पड़ा। जहाँ अप्लाई किया था वहाँ से फ़ौरी कॉल आ गई थी। तैयारी करने में मैं इतना मसरूफ़ हो गया कि तुम्हें एक फ़ोन नहीं कर सका। सोचा था अमेरिका आकर कर लूँगा। वो अस्पताल तुम्हारा अपना नहीं था जहाँ तुम नौकरी करते हो। वो समझ रहा था कि उफ़क़ को कुछ नहीं मालूम, और उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो अज़ीज़ से भी मिल चुकी है और आर्टिकल भी पढ़ चुकी है। वो उसे वही उफ़क़ समझ रहा था जो फैक्ट्री जाया करती थी, एफ़ए में फ़ेल हो गई थी, कुछ जानती ही नहीं थी। वो किसी आगा अब्बास हैदर का था, और वो आगा अब्बास हैदर तुम्हारे ससुर नहीं थे। अब बदन का हलक खुश्क हो गया। उनकी बेटी तुम्हारी बीवी मारिया, तुम्हारे बचपन की मोहब्बत। अदन के फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि वो न सिर्फ उसकी शादी बल्कि मारिया तक के बारे में जानती है। वो इतना सब कुछ कैसे जानती है? मैं उसे छोड़ चुका हूँ। उसे यही बात सूझी। तलाक उसने ली थी तुमसे? उफ़क़ की मालूमात ज़्यादा जामे थी। तुम इसलिए नाराज़ हो कि मैंने मारिया से शादी कर ली? पापा ने ज़बरदस्ती? मेरी तरफ से तुम दुनिया में मौजूद हर मारिया से शादी कर लो। उफ़क़ ने तमस्खर उड़ाया। रोज़ मेरे रास्ते में ऐसे मत आया करो। मैं अपने शौहर को बता दूंगी। मेरा शौहर रिवायती पाकिस्तानी भी है, और अमेरिका का लॉ तो तुम जानते ही हो। दोनों अगर मिल गए तो। अदन, जिसका शर्मिंदगी से हलक खुश्क हो चुका था, उफ़क़ के उस धमकी भरे अंदाज से आंखों में खून अतर आया। उसे दो दो पैसे के काम करते देखा था ना। हमारे मुलाजिम जूतियाँ उठाने वाले, गंदे बर्तन धोने वाले, आवाज़ पर जी कहने वाले, तरक्की करके किसी भी आसमान पर जा बैठे, किसी के लिए वो तब भी मुलाजिम ही रहते हैं। शौहर को? वो हंसा। किस शौहर को? जो सिरे से है ही नहीं। कहाँ है वो? बुलाओ। उफ़क़ ने उसे नज़रअंदाज करना ही मुनासिब समझा। इतनी बात करके भी बेवकूफ़ी ही की थी। उसकी तरफ देखे बगैर वो आगे बढ़ी, और अदन ने उसे आगे बढ़ते देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर रोकना चाहा। मैं हर बार तुम्हारी जुरात माफ़ नहीं करूँगी, वो हलक के बल चिल्लाई। तुम्हें मेरी बात सुनना ही होगी, वो भी चिल्लाया, वरना मैं बार बार तुम्हारे रास्ते में आऊँगा, तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम्हें एक बार मुझे मौका देना ही होगा। उफ़क़ उससे डरती नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर अब डर गई थी। वो कॉलेज तक उसके पीछे आ गया था, अब बार बार आएगा, घर भी आ जाएगा। वो न जाने क्यों ऐसे पागल हो रहा है। उसकी बात आखिरी बार सुनने के लिए वो करीब की कॉफ़ी शॉप में आ गई। तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ गया था? बताओ, किसकी कसम खाऊं कि तुम्हें यकीन आ जाए? मैंने तुम्हारे लिए अपने ख़ानदान को, पापा को भी मनाया, घर छोड़ने की धमकी दी, 2 दिन होटल में रहा। मामा बीमार हुई तो ही, पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। अपने बाप के लिए मैं इतना भी नहीं करता कि उसकी मर्ज़ी से शादी कर लेता। किस मुँह से तुम्हें फ़ोन करता, सब बताता। मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर जेल भेज दिया गया। मारिया ने तलाक ले ली। इस सब में मेरा कसूर कहाँ? मैंने तुम्हें बहुत याद किया उफ़क़, बहुत। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारा कितना एहतराम करता रहा हूँ। इतने साल में तुम्हारे लिए रोता रहा हूँ, और तुम ऐसे दूर जा रही हो। मुझ पर कुछ रहम करो, इतनी बड़ी सज़ा न दो। मेरे पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। उफ़क़ सिर्फ आखिरी बार उसकी बात सुन रही थी, ताकि वो बार बार इतनी बात कहने के लिए उसके रास्ते में ना आए। उसे कोई मतलब नहीं था कि वो झूठ और कितना सच बोल रहा है। मैंने सब सुन लिया, सारी बातें। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे मेरी में रहने दो। तुम्हारे बगैर मैं कैसे खुश रहूँ? उफ़क़ ने बमुश्किल गुस्सा ज़ब्त किया। मैं अपनी किस्मत पर रश्क करती हूँ कि उसने मुझे फ़रज़ाम दिया। मुझे उसकी किस्मत पर रश्क है। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। वो उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मत जाओ।
तुम तो कहती थी कि तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती। मैं बेवकूफ़ थी, उसने बहुत एतमाद से कहा। तुम अब बेवकूफ़ बन रही हो और मुझे बना रही हो। तुम्हारे अंदर आज भी मैं ही हूँ, वरना तुम मेरी मदद न करती। तुम्हारी अम्मा ने ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करवा दी और तुम मान गई। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी की और तुम मान गए। करने पर आई तो कड़े तंज उफ़क़ के पास भी थे। मैं मजबूर था उफ़क़। मैं मजबूर नहीं थी। मैं 14 जमातें पढ़ी, एक आकिल व बालिग लड़की थी और पूरे होश व हवास में फ़रज़ान को ताउम्र के लिए हाँ की थी। अपने मुंह से उसके ऐन सामने होकर हालात के पेश नज़र हाँ कर दी होगी। मोहब्बत नहीं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मोहब्बत तुम सिर्फ मुझसे करती हो, तो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। इतना जानता था वो उफ़क़ को, इसीलिए इतना दूर था उससे। हाँ, शायद सिर्फ खाली खोली मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि ये जज्बा तो उससे भी आगे का है। मैं फ़रज़ान के लिए अपनी जान दे सकती हूँ डॉक्टर अदन, और किसी की भी जान ले सकती हूँ। उसने ठहर ठहर के ऐन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि उफ़क़ कितना बड़ा सच बोल रही है, खाली खोली दावा नहीं। अदन तड़प उठा। उफ़क़ के मुंह से किसी और के लिए ये सुनकर उसका जी उस शख्स को मार देने को चाहा। बकवास बंद करो अपनी, वो चिल्लाया। झूठ मत बोलो। उफ़क़ ने परवाह भी न की और कदम आगे बढ़ा दिए। वो पीछे लपका। तुमने कहा था तुम मेरे बगैर सांस नहीं लेती। तुम्हारा दिन रात हूँ मैं। मुझे सोचकर तुम्हें नींद आती है और मैं तुम्हारे सभी ख्वाब हूँ। उफ़क़ आगे आगे थी, वो पीछे पीछे था। जो वो कह रहा था वो उसे पाताल में गिराता जा रहा था। वो उस शख्स से अब और नफ़रत करने लगी। तो मुझसे अब क्या चाहते हो? पलटकर वो चिल्लाई। वो उसके पीछे ही आता जा रहा था। फ़रज़ान को छोड़ दो, आओ हम शादी कर लें उफ़क़। उफ़क़ हक्का बक्का रह गई। किस हिम्मत और बेगैरती से वो उसे कह रहा था ये सब। उसे छोड़ जाने वाला, सफाई से झूठ बोलने वाला, ये तवक्का भी कैसे कर सकता था? तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के इंसान के लिए उसे छोड़ दूँ, जिसने एक अमीर बाप की बेटी से शादी करके मुझे छोड़ दिया, उस शख्स के बेटे के साथ जिसने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला। उफ़क़ ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहती थी। ये उसकी इज़्ज़त का पर्दा था, उसे वो चाक करना नहीं चाहती थी। लेकिन अब अदन के मुंह पर यह बात माननी ही पड़ी। आखिरी बात सुनकर अदन सन्नाटे में रह गया। तुम्हारा कमीना बाप, मूँछों वाला गिद्ध, जब अपनी माँ के इलाज के लिए तुम्हें ढूंढती मैं वहाँ गई, उसने मेरे आगे पैसे फेंके और मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला। तुम्हारे बाप ने मेरे सामने तुम्हें फ़ोन किया था, तुम और मारिया जब हनीमून पर थे, और तुम चाहते हो कि अब भी तुम्हारे जैसे इंसान का एहतराम करूं, तुमसे बात करूं। सफ़ेद झूठ, सरासर इल्ज़ाम। वो उल्टा बिदक गया। अगर हालात दूसरे होते तो वो गीत कहने और ऐसे इल्ज़ाम लगाने पर उसकी गर्दन दबा देता। ये तुम अपने बाप से जाकर पूछो। हाँ, मेरी वजह से तुम बाहर खड़े हो इस वक्त। शायद अल्लाह मेरे ही ज़रिए तुम्हें बाहर लाना चाहता था। जो तुमसे मदद लेने के लिए गई थी, उसके ज़रिए जाकर बताओ अपने बाप को, ये उफ़क़ है जिसने तुम्हारी मदद की है। इज़्ज़त बचाकर भाग जाने वाली के हाथ से मदद का ये थप्पड़ बहुत ज़ोरदार है। ये थप्पड़ तुम दोनों को बैक वक्त लगा है। बहुत पागल बना लिया तुमने मुझे। बहुत ज़हीन नहीं हूँ, लेकिन तुमसे अब हमेशा दूर रहूँगी। इतनी समझदार तो ज़रूर हूँ। उफ़क़ चली गई। अदन बुद्ध बना वहीं खड़ा रहा। माँ और बाप सिर्फ ये 2 ऐसे रिश्ते हैं कि कितने भी गुनहगार हों, औलाद किसी तीसरे के मुंह से उनके गुनाह नहीं सुन सकता। अपने बाप को उफ़क़ के बारे में बता भी चुका था, फिर भी अपने बेटे की पसंद के साथ उफ़क़ के साथ फ़ोन बूथ से उसने फ़ोन किया। उफ़क़ आपके पास आई थी कभी? कौन उफ़क़? लम्हा भर के तामिल के बाद कहा गया। जिसकी इज़्ज़त पर आपने हाथ डाला था, जो मेरा पूछने DHA वाले बंगले में आई थी। आखिर हद पर था तहम्मुल की। क्या बकवास है ये? हाँ ना में जवाब दे, तन कर कहा। बकवास बंद करो गधे, अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। उसी उफ़क़ ने बॉस्टन में मुझे इस सेल से आज़ाद करवाया है जहाँ ज़मीन पर मैंने एड़ियाँ रगड़ी हैं और दीवारों से सर टकराए हैं। उस क्या बक रहे हो? फ़ोन बंद हो गया। अदन जान गया उफ़क़ सच कह गई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपने बाप की सरगर्मियों से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन उसी लड़की के साथ जिसका ज़िक्र वो उनसे कर चुका था, उसी के साथ ये सब कुछ। अज़ीज़ के हाथों जब वो बार बार पैगाम भिजवाता कि उफ़क़ के घर जाएं, उसे अदन के बारे में बताएं, तो उसे एक ही जवाब मिलता कि वहाँ कोई ऐसा घर नहीं है, ना ही वहाँ कोई उफ़क़ रहती है। वहाँ कोई गया ही नहीं था। उसका बाप किस मुँह से वहाँ जाता? ज़िंदगी के इस हिस्से में बाप नाम का भरम रखे उस शख्स की इज़्ज़त भी उसके अंदर से गई।
تو اب سب کچھ چلا گیا عدن کے پاس سے، عدن خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس سے اچھا تو وہ امریکی سیل میں ہی رہتا، سر ہی پھوڑنا ہے تو آزادی میں ہی کیوں۔ پاگلوں کی طرح اس نے ایک ہی سڑک کے 10 چکر لگائے، بڑبڑاتا رہا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، جو بچا تھا اسے چھین لیا گیا۔ اب اسے زندہ رہنا ہے تو صرف اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ۔ چند دن وہ عزیز کے ساتھ مقدمے کی سماعت میں مصروف رہا۔ چند اخبار والوں نے اس کی تفصیل انٹرویو بھی لی۔ عزیز اسے اپنے ساتھ چند دوسرے اداروں میں لے کر گیا جو مزید اس کی مدد کر سکتے تھے۔ وہ ہفتے سے کچھ زیادہ دن مصروف رہا۔ فارغ ہوتے ہی اس نے افق کی نگرانی شروع کر دی۔ اب وہ گھر سے کم ہی باہر نکلتی تھی، لیکن جب بھی نکلتی فرزام ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اسے فرزام کے آنے کا انتظار تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر ایک دن افق بہت بن ٹھن کر ایئرپورٹ گئی۔ اسے وہ شخص دیکھنا تھا جس کے لیے وہ جان لے بھی سکتی ہے، تو اس کا خیال تھا کہ پھر یہ جان لینا فرزام کی ہی صحیح، فرزام کی جان لے لینی چاہیے۔ اسی دن شام کو وہ دونوں اکٹھے باہر نکلے۔ وہ ان کے پیچھے ہی تھا۔ بس ایک بار اس نے انہیں ایک سڑک سے گم کر دیا تھا۔ 2 گھنٹے وہ انہیں نیو بیری میں ڈھونڈتا رہا۔ جب وہ اسے دوبارہ نظر نہ آئے تو دونوں آمنے سامنے کھڑے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ فرزام کی جان نکالنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ وہ ان دونوں کے پاس چلا گیا تھا، تھپڑ مار کر اس کا گریبان جھنجھوڑ رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ اتنا جھوٹ بولا۔ میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ تم نے ہی کہا تھا کہ تم نے میرے باپ کے منہ پر تھپڑ دے مارا ہے۔ اس تھپڑ کے بارے میں نے انہیں بتا دیا۔ خود کو اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اس نے اطمینان سے کہا، تم نے ایک بار پھر میرے ساتھ برا ہی کیا نا؟ تمہاری مدد کر کے میں نے خود اپنے ساتھ برا کیا ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا افق، چھوڑ دو اسے۔ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، میں ہوں تمہارا امان۔ ایک اور تھپڑ سے اپنا ہاتھ روک کر افق اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ فرزام کا فون بن جا رہا تھا۔ پہلے جب اس نے کیا تو ایک بیل گئی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھی وہ مسلسل اسے فون کر رہی تھی۔ اب وہ اسے سب سچ بتا دے گی، اسے چھپانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ ناراض ضرور ہوگا لیکن مان ہی جائے گا۔ بات بگڑ گئی تھی تو وہ سنبھل بھی جائے گی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تو ہر طرف اسے فرزام کا غصہ بکھرا نظر آیا۔ شاپنگ بیگز ادھر سے ادھر بکھرے پڑے تھے، جیسے ایک ایک کو اٹھا کر پھینکا گیا ہے۔ سارے جوتے، بیگز، کوٹ، کپڑے، شرٹس، کچھ جویلری ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ گلدان بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ فرزام، وہ لپک کر اس کے پاس آئی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھے بیٹھا تھا اور ایسے بیٹھا تھا جیسے کہیں سے بے عزت کر کے نکالا گیا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ مجھے وہاں اکیلا چھوڑا ہے، مجھے سنتے تو صحیح۔ راستے بھر وہ روتی آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پھر سے رونے لگی۔ لے لی تم نے اس کی ٹریٹ؟ کیسا رہا ڈنر؟ بکواس کر رہا تھا وہ چلائی۔ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے نہ بتا کر غلطی کی، اب نہیں کروں گی۔ فرزام اٹھ کر صوفے پر آ بیٹھا، جیسے اسے سن ہی نہیں رہا۔ پلیز میری بات سنو فرزام، میں نے مان لیا کہ میں نے غلطی کی، میرا یقین کرو، میں سب بتا دیتی ہوں۔ سن آیا ہوں تم نے اس کی مدد کی، ویسے نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر کیسے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہے؟ وہ ایسے جھرا کر رہا تھا جیسے مقدمے کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، اب تو صرف وہ ایسے ہی سوال کر رہا ہے۔ تم اسے بھولی نہیں، تم نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ اس نے صرف نفی میں سر ہلایا۔ اتنے سے ہی سوالوں پر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ بات اتنی بھی آسان نہیں رہ گئی۔ اب اس یقین پر جواب دے دینے پر بھی کامل نہیں ہوگا۔ سر تیزی سے نفی میں ہلتا رہا۔ ایسا نہیں ہے فرزام۔ آواز اور بھیگ گئی۔ پھر کیسا ہے؟ کیسے ہوا یہ سب؟ میں نے میگزین میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، وہ جانتی تھی۔ اس سلسلے میں پوچھا گیا۔ اگلا سوال تھوڑے سے بچے کھچے یقین اور اعتماد کی بھی موت کر دے گا۔ پھر؟ اس کے لیے پہلی بار فرزام کا انداز سخت تر ہو گیا۔ اس پھر کا جواب تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس پھر کا جواب ہی اسے لے ڈوبے گا۔ یہ پھر بہت الجھا ہوا تھا۔ میں اس کے وکیل کے آفس گئی۔ اس کی آواز ٹک گئی، حلق خشک ہو گیا، الفاظ سارے غائب ہو گئے۔ تمہیں اس کے وکیل کا کیسے معلوم ہوا؟ میں نے سرچ کیا تھا۔ شرمندہ سے وہ اور شرمندہ ہو گئی۔ اوکے، یہ اوکے بہت جان لیوا تھا۔ تم آفس کیوں گئی؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ وہ اپنا اور اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پاگل تھی جو گئی، خود نہیں جانتی تھی، اب بتا اور سمجھا نہیں سکتی تھی۔ میں پاگل تھی فرزام جو چلی گئی، خدا جانتا ہے میں بنا کسی وجہ کے گئی۔ وکیل نے میری بہت منت سماجت کی، مجھے اکسایا، انسانیت کے واسطے دیے، مسلمان ہونے کا کہا۔ تم نے انسانیت کے ناطے یہ سب کیا؟ وہ بظاہر بہت اطمینان سے یہ سب پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میرا یقین کرو، حالات ایسے۔
لاکھوں لوگ جیلوں میں بند ہیں، پاکستانی مسلمان انسان بھی۔ مجھے معاف کر دے فرزام۔ اس کے پاس فرزام کے ایسے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ سوال کے نام پر اب اس کے پاس مانگنے کے لیے صرف معافی ہی تھی۔ تم کس دن آفس گئی؟ جس دن آپ کا میسج آیا تھا کہ گھر سے باہر نہ جانا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ جتنے بھی سچ بول رہی تھی وہ حیثیت میں 2 کौڑی کے بھی نہیں تھی۔ ایک سچ جو جج کے سامنے بول کر کسی کو پھانسی سے بچا لیتا ہے، اگر وہ بر وقت نہ بولا جائے تو بعد ازاں بے شک ساری دنیا کے سامنے بلند و بانگ بولا جائے، پھر وہ سچ صرف ایک گونج، ایک اعلان ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دے فرزام، میں نے اتنا کچھ چھپایا، میرے اور اس معاف کیا۔ اسے درمیان میں ہی ٹوک کر وہ خود اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا، دروازہ لاک کر لیا۔ لمحوں میں ہی اس نے اس دن سے اب تک کی ساری فلم آنکھوں میں چلائی، اس کے سارے جھوٹ فرزام کے کانوں کو سنائی دے گئے۔ افق لاؤنج میں کھڑی رہ گئی، گھٹنے ٹیکنے والا مرد مغفل ہو کر اکیلا ہی بیٹھ گیا۔ انگوٹھی نہ جانے کہاں گئی، ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر یا اس گھر کی؟ پہلی بار افق نے اپنی قسمت کو کوسا، منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ رونے لگی۔ فرزام کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا، شاید اسے سرے راہ ہی تھپڑ مار دیتا، گھر سے نکال دیتا۔ عدن نامی وبا اسے ہمیشہ ناکام کروا دیتی ہے۔ آج وہ فرزام کے آگے بھی فیل ہو گئی۔ اگلے دن وہ صبح ہوتے ہی چلا گیا۔ وہ گھر میں ہی اس کا انتظار کرتی رہی۔ ابھی وہ غصے میں ہے، اس سے بہت ناراض ہے، وہ مان ہی جائے گا، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ رات گئے وہ آیا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کوشش کی بات کرنے اور کمرہ کھلوانے کی، مگر نہ اس نے بات کی نہ ہی کمرہ کھلا۔ آنے والے چند اور دن بھی ایسے ہی چلتا رہا۔ پیرس جانے والا جوڑا اور خریدی گئی اتنی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ سارا وقت روتی رہی۔ دونوں کے درمیان وقت اور حالات کی جو خلیج تھی اور جسے دونوں ہی جانتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم کر رہے تھے، وہ خلیج ایک دم ہی پھیل کر انہیں بہت دور لے گئی۔ اب جب وہ اس کے قدموں میں بیٹھنا چاہتی تھی، وہ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ غلطیاں نقصان کا باعث بنتی ہیں، کچھ غلطیاں لے ڈوبتی ہیں اور کچھ کچل کر ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ عدن یہ تینوں غلطیاں تھا اور یہ تینوں افق سے ہوئی تھی۔ اس کے باپ کو پہچان لینے پر بھی وہ اس کی خصلت کو نہیں جان سکی۔ آخر خون تو ایک ہی تھا نا، وار کر دیا نا عدن نے اس پر، ایسا وار کہ اس کی جان ہی نکال لی۔ اگر انسانیت کے نام پر اسے یہ سب کرنا ہی تھا تو فرزام سے کیوں چھپایا؟ یہ غلطی اس سے ملیا میٹ کر چکی تھی۔ اب اسے وقت ہی کا انتظار تھا کہ فرزام اس پر یقین کر لے۔ جس کمپنی کے ساتھ وہ کینیڈا کام کر کے آیا تھا، اسی کی ایک اشتراکی کمپنی میں وہ کام کرنے لگا۔ آفس کے پہلے دن جو اسے پھولوں کے بوکے ملے، اسے اس نے ٹیبل پر پٹخ دیا۔ سارے منصوبے بے خاک ہو گئے۔ 2 ماہ کی لمبی چھٹی اور یورپ کی سیر، صرف اس کی پیاری بیوی افق اور ساتھ صرف وہ۔ افق نے کالج جانا چھوڑ دیا، اسٹور جانا بھی چھوڑ دیا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کہیں جاتی، سارا دن لفظ جوڑتی رہتی اور فرزام کی طرف نظر اٹھتے ہی اس کا دم نکل جاتا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، ناشتہ کر کے نہیں جاتا تھا، گھر آ کر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رات بھر افق رو رو کر دعائیں کرتی رہی۔ وہ فرزام کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن وہ فرزام کے ساتھ ایسے بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے محبت کرتا ہے اور اسے وہ بتا نہیں سکی کہ وہ اسے کس قدر محبت کرتی ہے۔ دونوں ایک ہی راستے پر ایک ساتھ چلتے چلتے ایک دوسرے کے پشت پر آ گئے۔ ایک روز وہ حسب معمول رات گیا ہے تو اس نے آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسے نہ کرو فرزام، مجھے مان لو، برا بھلا کہہ لو، لیکن ایسے نہ کرو۔ سارا دن بھی وہ روتی رہی تھی، اس کے سامنے بھی رو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس سے آزاد کروایا۔ اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا افق؟ تم نے مجھ سے سب کچھ چھپایا، جھوٹ پر جھوٹ بولا۔ کئی بار میں نے تم سے پوچھا تم ٹھیک ہو، تم یہی کہتی رہی کہ تم ٹھیک ہو۔ ان دنوں تم اس سے مل رہی تھی نا، چھپ کر اتنا کچھ کر رہی تھی۔ میں اس سے نہیں ملی تھی، وہ میرے راستے میں آتا تھا۔ کیوں؟ اس شخص کے لیے تم اس وکیل کے آفس جہاں پہنچی تھی۔ مجھے یقین دلاؤ افق، تم بنا کسی وجہ کے گئی تھی، تم اس شخص عدن کے لیے نہیں گئی تھی۔ ابھی تک وہ تمہارے اندر ہے۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، میرا یقین کرو۔ ہاں مجھے یقین دلاؤ افق، میں یقین کرنا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا ہی تو یقین کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم نے اس یقین کا بہت غلط استعمال کیا ہے۔ تم نے میرا اعتماد تار تار کر دیا ہے۔ اتنے سال سے میرے ساتھ ہو، مجھے جان نہیں سکی۔ تم نے مجھ سے اتنے جھوٹ بولے، میں نے شادی سے پہلے ہر کڑوے سچ کو سن کر بھی تمہیں اپنایا۔ اگر تمہیں اس شخص سے نفرت ہوتی تو تم اس میگزین کو ہی پھاڑ کر پھینک دیتی۔ یہ ہوتی تمہاری نفرت۔ اپنے قدم باہر کی طرف بڑھانے سے پہلے تم میری طرف آتی۔ سالوں پہلے میں نے ہزاروں بار یہ شکوہ کیا تھا کہ کس قوت نے مجھے برطانیہ سے نکال باہر کیا۔
تم سے شادی کرتے ہوئے مجھے اس قوت پر بہت پیار آیا۔ میں نے لاکھوں بار شکر ادا کیا کہ مجھے افق کے لیے بر وقت وہاں سے نکال دیا گیا، رومی سے دور کر دیا گیا۔ آج مجھے یقین ہوا افق کہ مجھے تو تم سے میرے نہ کردہ گناہوں کی سزا دینے کے لیے ملوایا گیا تھا، جس کے بعد میں کسی اور قابل ہی نہ رہوں۔ بس تم ہی میرا یہ انجام ہو۔ ہر خواب کی اجڑی تعبیر۔ زندگی میں جس تباہی سے میں بچتا رہا، اس تباہی کو خود اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ مجھے یقین دلاؤ افق، تم اس شخص سے نفرت کرتی ہو، اور یہ سب کچھ تم نے نفرت میں کیا ہے۔ آج نہ جانے یہ وقت کتنا بدلے گا پھر سے محبت کے لیے۔ اب اکثر وہ اسے آن لائن رومی سے بات کرتا نظر آیا۔ افق نے چھپ کر ردن سے بات کی تھی، وہ سامنے کرتا تھا۔ مسٹر فرزام کے گھر میں مسز فرزام اجنبی ہو گئی۔ دنیا کے ہر کام سے افق کا دل اچاٹ ہو گیا۔ ایک فرزام کے علاوہ اسے کسی کی فکر نہ رہی، ایک اسی کے علاوہ اسے کوئی دکھ نہ رہا۔ اس کی سب سے بڑی خوشی اس کے لیے سب سے بڑا غم بن گیا۔ وہ آفس سے جلدی آ گیا، اسے آواز دے کر سامنے صوفے پر بٹھایا۔ دونوں کے درمیان آواز دے کر بلانے اور ایسے موقع پر آمنے سامنے بیٹھنے کا رواج ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس کی شکل کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی طرف دیکھ کر اس کا جی چاہا کہ کانوں میں انگلیاں دے لے۔ میں کاغذات بنوا رہا ہوں، اسلامک سینٹر گیا تھا۔ کیسے کاغذات؟ اس نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ طلاق کے؟ کتنے آرام سے اس نے کہہ دیا۔ نہیں، اتنے آرام سے بھی نہیں کہا، قیامت دونوں طرف ہی آئی تھی۔